Okay? Now please keep quiet, just concentrate towards me. In the last lecture we are enter in the interference of light. इसका तो पता है ना सबको? सुबह जस्ट चेक किया मैंने आपके चैप्टर को, बहुत स्टेट बोर्ड है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, बराबर है? मतलब पकड़ के चलिए कि आज के लेक्चर में मैं पूरा इंटरफेरेंस खत्म कर दूंगा। कल का पूरा लेक्चर डिपेंड होगा किस पे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। इतना तो पता है ना सबको? थोड़ा रिवाइज करते हैं 2 मिनट में, देन वी मूव टुवर्ड द पेंडिंग एक्सप्रेशन। कल मैंने एक्सप्रेशन में एंट्री की थी, याद है? एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी। यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बने थे? एक बड़ा वाला और एक कुछ नहीं करना, दोनों को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सर के कितने मोड होते हैं? तीनों की मोड फाइंड आउट करेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एक एक्सपेरिमेंट हमारे आंखों के सामने आता है, जिस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था यंग्स नाम के बंदे ने, एक पूरे अंधेरे रूम में। उस बंदे ने सबसे पहले क्या किया? एक प्राइमरी सोर्स लिया, प्राइमरी सोर्स को ऑन किया, उस लाइट को कहां पे भेजा? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस का बेनिफिट हमें ये मिलता है, जब डबल कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट निकलती है ना, तो वो लाइट की सारी जगह पे इंटेंसिटी सेम होती है। कभी भी जब आप मार्केट में से टॉर्च खरीदते हो प्लास्टिक की, तो आप कभी देखिए सामने का जो ग्लास रहता है ना, वो डबल कॉन्वेक्स लेंस रहता है, क्योंकि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सामने एक ही जगह पे बनाता है, जिसकी इंटेंसिटी सारी जगह पे अलग होगी या सेम होगी? जब उसमें से लाइट निकलती है, डबल स्लिट में से ट्रैवल करती है, तो डबल स्लिट के बाहर मतलब राइट साइड की डायरेक्शन में आपको नंबर ऑफ हेमिस्फीयर दिखते हैं, याद है ना? इट्स लुक लाइक अ फुटबॉल। परफेक्ट फुटबॉल हम बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब कोहेरेंट सोर्सेस में से जो आगे लाइट निकलती है, वो लाइट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती। सबसे पहले बाहर कौन सी साइकिल निकलती है? प्लस, देन प्लस पॉजिटिव ऑफ साइकिल को शो किया जाता है क्रिस्ट से, तो निगेटिव ऑफ साइकिल को शो किया जाता है। तो याद है बच्चों, सर ने कल डायग्राम में एक बड़ी सी डायग्राम ड्रॉ की थी, जहां में डार्क देन डॉटेड, देन डार्क देन डॉटेड, ऐसे दो इंटरफेरेंस को क्या किया था भाई? मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद बहुत सारे कंक्लूजन्स हमें मिले थे। ये कंक्लूजन्स हमने रट्टा नहीं मारे थे, ये कंक्लूजन्स हमें यंग्स ने भी नहीं बताया। ये सारे कंक्लूजन बच्चों इस डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, और ये सारे कंक्लूजन्स हवा के अंदर बनते हैं, पर दिखते कहाँ पे? ऑन द स्क्रीन। कंक्लूजन क्या मिला था बच्चों? फ्रिंजेस कितने टाइप के बने थे? एक ब्राइट बनता है, तो दूसरा ब्राइट का काम है लाइट की इंटेंसिटी को, तो डार्क का काम है इंटेंसिटी को। इसलिए मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई दी, जिस डायग्राम में आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिख रहे थे, समझ रहे हो ना? जहाँ पे थोड़ा अंधेरा होता है उसे डार्क फ्रिंज कहते हैं, जहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस होती है उसे क्या कहते हैं? ब्राइट फ्रिंज। इतना तो याद है ना? अगर कॉमन सेंस की बात है, फ्रिंजेस कितने थे? वेवफॉर्म्स 2 थे, एक था प्लस तो दूसरा था। वैसे ही उस प्रकार से इंटरफेरेंस भी कितने टाइप्स के थे? सी एंड डी। C stands for constructive, D stands for constructive interference is obtained due to the interaction of crystal and crystal. Trough and destructive interference is obtained due to the interaction of crystal and trough and crystal. Trough crystal intersect होने से वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा मतलब कितना बताऊं? तभी तो डार्क फ्रिंज बनता है। डार्क फ्रिंज मतलब पूरा काला, लाइट मिलेगी और बेटा साइकिल ही नहीं मिलती। फिर कभी किसी ने पूछा कि साइकिल कहाँ पे मिलती, तो आपको बताना कि देखो सर, क्रिस्ट ट्रफ इंटरसेक्ट होगा तभी साइकिल मिलेगी। साइकिल है मतलब लाइट है, लाइट है मतलब फ्रिंज है, फ्रिंज है मतलब शेड है, तभी लाइट दिखेगी ना। अगर आपको लग रहा है कि डार्क फ्रिंज में लाइट की वेवफॉर्म बनती है, तो आप गलत जा रहे हो। डार्क फ्रिंज में वेवफॉर्म बनती, अरे वेवफॉर्म ही नहीं है तो लाइट बनेगी क्या? इसलिए उसको डार्क नाम दिया जाता है। इतना तो पता है। और एक इंस्ट्रक्शन बताई थी मैंने वेवलेंथ की, किस जगह पे वेवलेंथ इवन मल्टीपल होता है और किस जगह पे वेवलेंथ ऑड मल्टीपल होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट की वेवलेंथ इवन मल्टीपल लिखी जाती है, तो डिस्ट्रक्टिव में ये फिक्स है, ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा। और एक इंस्ट्रक्शन मैंने बताई थी, नोट में लिख के दी थी, अपीयरेंस किसका तगड़ा होता है, किसका कम होता है? कौन एक से ज्यादा होता है, कौन एक से कम होता है? वाई? बिकॉज सेंटर में एक जगह कौन ज्यादा ले रहा है? तो पता है बच्चों, जो सेंटर में सबसे ज्यादा हाईलाइट मिलता है ना, वहां पे एम्पलीट्यूड सबसे क्या होता है? उसके बाद थोड़ा और ये सेंटर वाला जो है माउंटेन यहाँ पे बन रहा था, जिसे हम डोंगर कहते हैं, उस माउंटेन को फिजिक्स में सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है। ये आज का पहला वर्ड है। कौन सा मैक्सिमा? बट जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, जहाँ पे फोकस बहुत तगड़ा होता है, बाद में
सेंट्रल के बाद प्राइमरी बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। फिंगर को देख रहे हो आप, कितने कंसेप्ट क्लियर हुए? सेंटर वाला कौन होता है? सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी सेकेंडरी। बच्चों ऊपर फिंगर आ रहा है ना, इधर देखिए, ये ऊपर वाला फिंगर प्लस है ना, ये मैक्सिमा होता है, तो नीचे भी होगा ना, तो ये मिनिमा होता है। मतलब आज के लेक्चर में मैं आपको 3 कंसेप्ट बताने वाला हूँ। सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, सेकेंडरी मिनिमा क्या होता है, और सेंट्रल। एक फंडा तो क्लियर है हमारा पहले से। इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन पे मिलता है, सबसे तगड़ा अगर ब्राइटनेस कहाँ पे होता है, तो सबसे, जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। याद है इतना? मैंने उसके बाद एक एक्सप्रेशन कंटिन्यू किया था जिसमें 3 मोटो थे। मोटो नंबर 1 चेक कीजिए, मैं सही हूँ क्या? पाथ डिफरेंस, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर एल या डेल्टा एल। नंबर 2 ब्राइट एंड। नंबर 3 फ्रिंज या फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ नहीं समझा तो इधर देखिए, जब इसे लाइट का फोकस स्क्रीन पे पड़ता है तो ब्राइट के लिए जगह लगती है ना, वो जितनी जगह ले रहा है उस जगह का एरिया, उस जगह की विड्थ जो होती है उसे फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। कल के लेक्चर में एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने एक छोटी सी हिंट आपको बताई थी। बच्चों को जब हम गूगल पे इमेज देखते हो तो बच्चों को लगता है कि यार ब्राइट ज्यादा जगह ले रहा है तो डार्क, ऐसा नहीं है बच्चों। फ्रिंज विड्थ दोनों तरह पे क्या है, रिमेन। सिर्फ फर्क क्या है कि डार्क जल्दी से दिखता नहीं, ब्राइट जल्दी से दिखता है। इसको मैं वेरीफाई करके दूंगा, चलेगा? मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी। एक काम कर दो, मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज मैं डिस्टेंसेस कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं फास्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देन वी स्टार्ट द एक्सप्रेशन। चलेगा? फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ, परफेक्ट नहीं ड्रॉ करूंगा। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला मोटो क्या था सर का? पाथ डिफरेंस निकालना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा या डेल्टा एल। इधर देखिए, बात नहीं करनी है। Just keep quiet. Am I right? यहाँ पे नाम क्या था? ए था ना? यहाँ पे इतना ही था ना? यहाँ पे कुछ नाम दिया था? ये वाला पी था ना? और बच्चों ये डिस्टेंस क्या था? डेल्टा डेल्टा ये डायग्राम ऐसी थी ना? बताइए इस डायग्राम में टोटल राइट एंगल ट्रायंगल कितने मिल रहे हैं? एक छोटा वाला तो एक काम करते पहले बड़े वालों को पाइथागोरस अप्लाई करते, उसके बाद बच्चों 2 डिस्टेंसेस में दिखाना भूल गया। स्लिट का डिस्टेंस कैपिटल या स्मॉल? स्लिट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ स्क्रीन विद द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल। इतना तो पता है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू दी, बात नहीं करनी है, जस्ट कीप क्वाइट। अबो फिगर सबसे पहला बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। बताइए बड़ा ट्रायंगल कौन है? S2 Q एंड B, बराबर ना? S2 Q एंड B कौन सा थ्योरम लगाना है बताइए? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। चलो मुझे हेल्प कीजिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने को। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब S2 into Q का स्क्वायर कैन बी रिटन एज बेस का, बेस कौन है बेटा? S2 या S2B? S2B का स्क्वायर प्लस हाइट का, हाइट कौन है बेटा? Q या QB? QB का क्या लेना हमें? स्क्वायर। अब बच्चे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डिस्टेंस मुझे एग्जैक्टली कितना है ये पता, उसको छोड़ के बाकी सारे डिस्टेंसेस पुट कर दीजिए। S2 Q का स्क्वायर जैसा का वैसा। तो बताइए बेटा बेस का स्क्वायर का मतलब? वेरी गुड, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट, थोड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों, ये बड़ा वाला डिस्टेंस है ना? बड़ा वाला डिस्टेंस y minus d by 2 था या y plus d by 2 था? पुट करते हैं, इट कैन बी रिटन एज y plus d by 2 बच्चों ब्रैकेट का। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कीजिए, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे चल के सॉल्व करेंगे, चलेगा? बड़ा ट्रायंगल हो गया बच्चों। सिमिलरली कौन बताएगा मैं कौन सा ट्रायंगल लेना चाहूंगा? छोटा वाला क्या था? S2 या S1? S1 Q, B या A? Q A। चलो लगाइए वंस अगेन, कौन सा थ्योरम? अकॉर्डिंग टू वंस अगेन द पाइथागोरस थ्योरम। बोर्ड पे ध्यान देना है प्लीज।
S1 क्यू का स्क्वायर कैन बी रिटन एज बेस का स्क्वायर, बेस का मतलब S1 है S1A, S1A का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। कौन बता हाइट क्यू बी है या क्यू ए है? क्यू ए का स्क्वायर। S1 क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको जैसे का वैसा रखिए। S1A की वैल्यू पता है बच्चों, अगर ये D है तो ये भी D होगा ना, मतलब D है D स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट। थोड़ा ध्यान से सुनना है। प्रॉब्लम है कि लास्ट टाइम सर ने बड़ा वाला डिस्टेंस लिया था, अब लेना है छोटा वाला डिस्टेंस। कैसे मिलता है? बड़े में से छोटे को क्या करना है? y प्लस या y माइनस d/2 ब्रैकेट का इक्वेशन। अब यहाँ पे आने के बाद जस्ट 5 सेकंड का पॉज लेना और सोचना है कि मुझे निकालना क्या है। मैं आपको पहली ट्रिक बता रहा हूँ। एक फंडा तो बहुत ही क्लियर है, दो ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चुप बैठना है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, आपको क्या निकालना है बच्चों? डेल्टा है, डेल्टा है। ये डेल्टा है क्या? पाथ है, पाथ डिफरेंस। बच्चे पाथ डिफरेंस कब मिलता है? जब आप बड़े साइड में से छोटी साइड क्या करोगे? आई रिपीट, बड़े साइड में से छोटी साइड क्या करोगे? तो बड़ी साइड इधर है ना, तो छोटी साइड इधर है, मतलब बच्चों में दोनों को प्लस करने वाला होगा माइनस। बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल माइनस कर रहा है, छोटे में से बड़े। आप बताइए, बड़े में से छोटा। तो कौन बताएगा? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1? आप बताइए। -2। वेरी गुड। टेकिंग डिफरेंस बिटवीन, आराम से बताइए। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। चलो स्टार्ट करें। पता है बेटा इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड क्या है? जल्दी बताना है। S2 क्यू का स्क्वायर माइनस इसके लेफ्ट साइड क्या है? S1 क्यू का स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इसके राइट साइड लिख रही है, जैसे का वैसा कॉपी करना है। d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस या माइनस, माइनस में इसके राइट साइड कॉपी करो। एक स्टेप कम करो मैं d स्क्वायर। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना है। जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस का क्या बनेगा? माइनस कैन बी रिटन एज माइनस y माइनस d/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी भी इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। प्लस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ये कैंसिल। बचाइए बचाइए, ये जैसा का अभी तक इसको हमने हाथ नहीं लगाया। आगे बढ़िए। S2 क्यू स्क्वायर माइनस S1 क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज, बच्चे वाली टर्म दिख रही है आपको? और एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी नहीं करने वाला, इसको तोड़िए। अब मैथ में एक फार्मूला है a प्लस b ब्रैकेट का क्या फार्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है y स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है 2y into d या d/2, बराबर ना? प्लस b स्क्वायर का मतलब d का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? इतना तो पता है ना? माइनस है, सॉरी ये माइनस जैसा का वैसा, सॉरी ये वाला माइनस, ये माइनस वाला माइनस में उड़ गया, ये माइनस जैसा का वैसा इन ब्रैकेट। यही सेम फार्मूला अप्लाई कर रहा है सिर्फ a प्लस b के लिए, a माइनस b के लिए। y स्क्वायर माइनस 2y into d/2 प्लस d स्क्वायर अपॉन 4। एक काम करते हैं बच्चों, इस माइनस को कहां पे लेके जाना है? ब्रैकेट के अंदर। S2 क्यू स्क्वायर माइनस S1 क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज y स्क्वायर प्लस c carefully this square this to get it can be written as only yd प्लस d स्क्वायर बाय 4। ध्यान से देखना है, माइनस y स्क्वायर जैसा का this to and this to get माइनस अंदर जाके क्या हुआ? अगेन yd हो गया बच्चों, ये प्लस अंदर माइनस अंदर जाके क्या हुआ? माइनस d स्क्वायर बाय 4। बहुत सारे टर्म कैंसिल होने वाले हैं, सी केयरफुली। This y square and this minus y square get cancel. D square by 4 d square by 4 get cancel. yd और yd कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे दोनों की क्या होगी? श्योर? यस सर। लीजिए फिर एडिशन। It can be written as S2 q square minus S1 q square can be written as yd plus yd S2 q square minus S1 q square yd plus yd, how many yd? 2yd। यहाँ पे आके पहुंच गए। यहाँ पे और एक दिक्कत है, और एक फार्मूला बन रहा है मैथमेटिक्स का, a स्क्वायर माइनस, तोड़िए फिर उसको। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है? a माइनस b, a प्लस b। चलो a माइनस b पहले लेता हूँ। S2 क्यू माइनस S1 क्यू कैन बी रिटन एज S2 क्यू प्लस S1 क्यू कैन बी रिटन एज 2 या 2yd। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, सर को निकालना है पाथ डिफरेंस। क्या निकालना है सर को? कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है तो एक काम कीजिए ना बेटा,
बड़े साइड में से छोटी साइड क्या करना है? क्या आपको पाथ डिफरेंस दिख रहा है बोर्ड पे? ये देखो, ये दिख रहा है, दिखा? सिर्फ सर को ये चाहिए क्या? इसकी जरूरत नहीं है, वो उसकी पोजीशन चेंज करेगा फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। फिर भेज दीजिए उसको। देखिए इधर बोर्ड पे ध्यान देना है। S2Q माइनस S1Q कैन बी रिटन एज 2YD जैसा का जैसा डिवाइडेड बाय S2Q प्लस S1Q। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1 हुआ है 2Y, इसको दीजिए सर इक्वेशन नंबर। अब दिक्कत है बच्चों, क्या दिक्कत है? अब आपको पैरामीटर्स के डिस्टेंसेस पुट करने हैं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे डेल्टा एल का ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें y दिखना चाहिए, कैपिटल D दिखना चाहिए, स्मॉल d, क्योंकि ये वैलिड डिस्टेंस है ना भाई। ये वैलिड डिस्टेंस है क्या? मैंने एज्यूम किया, तो मुझे ये S1Q S2Q चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। ये डिस्टेंस क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये पॉइंट क्यों उन्होंने लिया है? हमने एज्यूम किया। एक्चुअली ये सेंटर में ही है, पर सर ने कहाँ पे लिया इसको? डायग्राम को क्लैरिफाई करने के लिए। ये तो पता है ना? अब पकड़ के चलिए, कॉमन सेंस की बात है, ये पहले डिस्टेंस ही था। पकड़ के चलिए, इस पेन का डिस्टेंस डी है ना? बोलो आया ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेन को थोड़ा बेंड कर रहा हूँ ऊपर। बच्चे आर्क बन रहा है, क्या आपको आर्क दिख रहा है थोड़ा सा? समझ रहे हो ना? ये आर्क बन रहा है। मुझे बताइए, अगर ये डी होगा तो ये भी, ये भी, ये भी। एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है, पर मैं उस थोड़े डिफरेंस को हाईलाइट करने वाला नहीं। दैट मींस कहने का मेरा इंटेंशन क्या है बच्चों? S1Q टेढ़ा है ना? एक्चुअली S1Q को अगर आप नीचे लेके जाओगे तो S1Q का डिस्टेंस कितना है अप्रोक्सीमेट? तो S2Q का भी डिस्टेंस क्या है? तो मुझे सोच के आंसर दीजिए, क्या मैं S1Q और S2Q को रिप्लेस करके कैपिटल D लिख सकता हूँ? और मैंने आपको कल ही बताया था, दो ओपन कीजिए। कौन है चेक कीजिए बाहर? बैलेंस भूलेगा। 2 मिनट कैबिन में बिठी आ रहा हूँ मैं। कैबिन मध्ये बसा मी आलो कुठं लावून एवढं पीठ संपून जातो, तुम्ही लिहित बसायला। लक्ष इकडे सर्वांनी कॉन्सेंट्रेशन लूज करू नका। एक फंडा क्लियर है, हमें S1Q S2Q चाहिए या नहीं चाहिए? कल के लेक्चर में मैंने चिल्ला चिल्ला के एक चीज बताई थी भाई, इस पूरे डायग्राम में एक ही डिस्टेंस ऐसा है जो सबसे बड़ा है, उससे छोटा और सबसे छोटा क्या होता है? मुझे डी बहुत ही छोटा होता है डायग्राम में, हम सिर्फ इसको बड़ा दिखा रहे हैं। कहने का इंटेंशन क्या है बच्चों? आप इसको ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। मेरे लिए सबका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस क्या हो सकता है? कैपिटल। क्या मैं इसको रिप्लेस करके डी लिख सकता हूँ? बोलो आया ना? देखिए फिर मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर आप S1Q और S2Q को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो? कैपिटल। जो कैपिटल डी बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में? और जो कैपिटल डी बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जीरो है, पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये इन दोनों से बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, सर क्या कर रहे हैं? बड़े साइड में से छोटे साइड को क्या कर रहे हैं? S2Q में से S1Q माइनस हुआ तो आपको मिलेगा पाथ या पाथ डिफरेंस। बेटा उसी पाथ डिफरेंस को हम बोलना चाहेंगे L या डेल्टा L। क्या मैं इसको रिप्लेस करूं? वैल्यू नंबर 1 वैल्यू नंबर 2 यहाँ से उठाइए और कहाँ पे पुट कीजिए? इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को मैं इधर कैरी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। S2Q बड़ी साइड माइनस छोटी साइड कैन बी रिटन एज डेल्टा। चलो अभी जो मुझे चाहिए उसके में नजदीक आ गया, इतना तो क्लियर हो गया। आगे देखिए बच्चों, ये लेफ्ट साइड तो खत्म होगी, ऊपर छेड़छाड़ करने की जरूरत है, सारे डिस्टेंस अपनी जगह पकड़ के बैठे हैं। ऊपर 2y into d जैसा का सर ने एक चीज बताई थी बच्चों, बड़ा वाला डिस्टेंस और छोटा वाला डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्या लिखना है? कैपिटल d या d प्लस d? ये कैपिटल D प्लस ये कैपिटल D, डेल्टा L कैन बी रिटन एज 2y into d upon 2d। बच्चों दिस 2 and this 2 get cancel। दिस इज द फर्स्ट मोटो ऑफ टुडेज सेशन। The path difference का फार्मूला हमें मिलता है डेल्टा L कैन बी रिटन एज y into small d upon capital D। I repeat, डेल्टा L कैन बी रिटन एज y into small d upon capital D। बच्चों डिस्टेंसेस MK सिस्टम में मीटर में लिए जाते हैं, और एक्चुअली ये डिस्टेंसेस आपको एग्जाम में मिलीमीटर में लिखने पड़ते हैं।
मीटर में लिखे, मिलीमीटर में लिखे, मार्क तो उतने ही मिलने वाले। इज दैट क्लियर? हर चीज का मीनिंग बताइए। पाथ डिफरेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? स्क्रीन के ऊपर। What are the factors which is depends or which affect the path difference in interference pattern? Number one, y. What is mean by y? डिस्टेंस बोला था ना, एक सिंपल वर्ड बताऊं y के लिए। y का मतलब होता है फ्रिंज की विड्थ। ये ब्राइटनेस इतना है ना, उसके बाद डार्क है, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद और बच्चों ये जगह ले रहा है ना, उसकी कुछ ना कुछ विड्थ है ना, वो विड्थ हवा में दिखती है स्क्रीन के ऊपर, उसे हम y बोलते हैं। तो आपको y का मतलब क्या है? फ्रिंज है, फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज मीन बाय स्मॉल d? डिस्टेंस बिटवीन two slit. And what is by capital D? The distance between slit with respect to the screen. कभी भी याद रखिए एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में ये सबसे बड़ा होता है, उससे थोड़ा छोटा, और सबसे छोटा कौन होता है? स्मॉल डी। 100% एग्जाम में मिलीमीटर में दिया जाता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में। कुछ समझ में आ रहा है? ये पहला मोटो है, दूसरा और तीसरा अभी बाकी है। इज दैट क्लियर? इसको कैसे रिमेम्बराइज करना मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ 2 स्टेप का एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनो। बाकी तो सारा फंडा मैथ का ही है, इसमें कुछ लॉजिक लगाना है क्या? बिल्कुल नहीं। आप ही बताइए। स्टेप नंबर 1 डायग्राम छोड़ के, डायग्राम छोड़ के स्टेप नंबर 1 कितने ट्रायंगल निकालने? दोनों को कौन सा थ्योरम लगाना है? बड़ा वाला जो पाइथागोरस है ना, उसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। टेंशन मत लीजिए अगर आपने इक्वेशन उल्टे भी लिख दिए तो किसमें से किसको सबसेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। आपको ट्राई करना है कि S2 क्यों पहले होना चाहिए, मैं राइट? और S1 क्यों? सर को निकालना है पाथ या पाथ डिफरेंस। ये आपके लिए हाईलाइटेड वर्ड है। इसका मतलब आपको 2 इक्वेशंस को ऐड करना है, सबस्ट्रैक्ट। दोनों इक्वेशन को सबस्ट्रैक्ट। सबस्ट्रैक्ट कैसे किया? बड़े में से छोटे को माइनस किया। आप डायरेक्टली पुट मत कीजिए ये d² एंड ये d² के, इसको तोड़िए, इसको थोड़ा मैथमेटिक्स के अनुसार सॉल्व किया। एट द एंड यहाँ पे आके सर ने थोड़ा सा पॉज दिया, यहाँ पे दिख रहा है ये। बच्चों इसको भी तोड़िए फिर। a² माइनस के b² कैन बी रिटन एज a माइनस b। 1 सेकंड टारगेट की तरफ देखिए, सर को क्या चाहिए? मतलब सर को सिर्फ माइनस चाहिए ना, प्लस की जरूरत है क्या? चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम न्यूमरेटर टू, यहाँ पे आके और एक पॉज देना। अभी दिक्कत ये आ रही है कि सर को डेल्टा एल चाहिए, ऐसा डेल्टा एल चाहिए जिसमें विजिबल डिस्टेंसेस होने चाहिए जो एक्यूरेट है। S1 क्यों, S2 क्यों, मेरे कुछ काम के? तो डायग्राम के अनुसार ये डिस्टेंस, ये और ये को क्या रिप्लेस करके क्या लिखा जा सकता है? इसका मतलब S1 क्यों एंड S2 क्यों अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू, जो d बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। और आप बड़े में से छोटे साइड को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा है, डेल्टा एल। 2 को उठाए यहाँ पे पुट कर दीजिए, ऊपर का 2 और नीचे का 2d में से 2 क्या हुआ? फाइनल फार्मूला बना। इंटरफेरेंस का ये पहला फार्मूला अभी याद करना है। अगर मैंने आपसे पूछा इन इंटरफेरेंस पैटर्न व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, तो आपको बताना है कि सर पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एल होता है, और उस डेल्टा एल की वैल्यू होती है y इनटू छोटा d अपॉन नेक्स्ट फार्मूले में ये बड़ा d ऊपर जाने वाला है। कैसे जाने वाला है मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। 5 मिनट्स के अंदर कॉपी करना है। क्या हो बेटा? एब्रिविएशंस बताऊंगा मैं तुमको, इसको कॉपी कीजिए। आई विल टेल द एब्रिविएशंस, डोंट वरी। हां क्यों?
Keep it fast. क्या हुआ अक्षरा? कॉपी किया? तबीयत खराब है? थोडं स्पीड वाढवा प्लीज, मला टार्गेटेड पोर्शन एंड करायचा आहे. बोलिए. गाइस कीप क्वाइट. कौन बात कर रहा है? जस्ट कीप क्वाइट. इसको बात करनी है तो स्टेज पे आइए, फिर यहाँ के बात कीजिए. चलो कॉपी किया सबने? आगे बढ़े. आपने सच्ची कॉपी किया कि इतने जल्दी हो गया पूरा? कॉपी करा फास्ट. फाइनल इक्वेशन को रेक्टेंगल करना मत भूलिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इतना तो पता है ना? वेयर एब्रिविएशंस लिखिए नीचे प्लीज, क्योंकि मुझे पता है बहुत दिन होने के बाद आप एब्रिविएशंस भूल जाओगे. थोड़ा फास्ट लिखना है, थोड़ा चुप बैठिए क्लास में. वेयर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस. वेयर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस. नेक्स्ट लाइन, small y is equals to width of fringe. width of fringe मतलब वो कितनी जगह ले रहा है उसकी width. width of fringe ब्रैकेट में लिखना है ब्राइट और डार्क, डजंट मैटर कौन सा है. मैंने आपको एक चीज बताई थी, इन बोथ केसेस फ्रिंज की width क्या होती है? सेम होती है, ब्राइट और डार्क. नेक्स्ट लाइन, स्मॉल d is equals to small d is equals to distance between two slits.
डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, स्लिट मतलब वही बेटा कोहेरेंट सोर्सेस। नेक्स्ट लाइन कैपिटल D is equals to distance between slit and screen, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। आगे बढ़े, मोटो नंबर 2 फास्ट लिखना है। मोटो नंबर 2 लिखे ब्रैकेट में, मोटो नंबर 2 के आगे ब्रैकेट में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। क्या लिखा आपने? ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। उसमें मैं इस मोटो के दो टुकड़े करने वाला हूँ, वन टुकड़ा फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड वन टुकड़ा फॉर स्मॉल ए। कंसिडर अ ब्राइट फ्रिंज इज टू बी ऑब्टेन्ड, कंसिडर, सर ने कहा कंसिडर अ ब्राइट फ्रिंज इज टू बी ऑब्टेन्ड। पकड़ के चलिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर कौन सा फ्रिंज मिल रहा है सर को? कौन बताएगा बेटा ब्राइट फ्रिंज में कौन सी वेवलेंथ होती है? और मल्टीपल या इवन? इवन मल्टीपल की सीरीज किससे स्टार्ट होती है? सोच के आंसर देना। एन से स्टार्ट होती है, वेट 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। एन से स्टार्ट होती है, 2n से स्टार्ट होती है, या 2n-1 से स्टार्ट होती है? 2n से स्टार्ट होती है बेटा, क्योंकि आप किसी भी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इवन नंबर ही आएगा ना। और अगर आप उसी सीरीज को 2n-1 लिखते हो देन वो इवन मिलता है। और मैं कौन से फ्रिंज की बात कर रहा हूँ? तो बताइए बेटा, सीरीज क्या मिलेगी 2n-1 मल्टीपल के टाइम में या सिर्फ 2n के मल्टीपल? इतना तो पता है ना। नेक्स्ट लाइन, ऑन अ स्क्रीन, on a screen when bright fringe is obtained, on a screen when bright fringe is obtained, comma, its path difference is even multiple of lambda by 2। नहीं समझा ना, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। चलो मेरे लिए एक चीज तो आपने याद की कि बेटा ये और मल्टीपल होता है या इवन। कहने का इंटेंशन क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है, मुझे स्क्रीन पे कौन सा फ्रिंज मिल रहा है? सर ने क्या बोला, उसका पाथ डिफरेंस कौन से मल्टीपल होता है? लैम्बडा या लैम्बडा बाय 2? आप बोलोगे सिर्फ लैम्बडा बाय 2, तो उसका आंसर मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना है। एक साइकिल बनेगी मतलब एक लैम्बडा बनेगा। सर किसकी बात कर रहे हैं? ब्राइट फ्रिंज में क्रिस्ट होता है ना, बोलो हाँ या ना। तो आपको पूरी साइकिल लेनी है, आधी साइकिल, पूरी साइकिल का लैम्बडा होता है तो आधी साइकिल का लैम्बडा बाय 2 होगा ना। तो बताइए बेटा, इसका पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल होता है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा लैम्बडा बाय 2? इसका मतलब डेल्टा एल लास्ट में दिख रहा है ना ये? यस सर। डेल्टा एल कैन बी रिटन एज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा या लैम्बडा बाय 2, सॉरी लैम्बडा बाय 2। चलो ठीक है बच्चों, ऐसे भी ये 2 और 2 क्या होने वाला है? आप 2n टाइप्स ऑफ लैम्बडा बाय 2 लिखिए या सिर्फ लैम्बडा एल इज इक्वल्स टू ओनली n इनटू लैम्बडा लिखिए। मेरे लिए दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। पर मेरा टारगेट ये है ही नहीं। गुट्टे सर को फार्मूला चाहिए किसका? ब्राइट फ्रिंज की मिलने वाली विड्थ का। मतलब जब स्क्रीन के ऊपर आपको ब्राइट फ्रिंज दिख रहा है, एक शेड दिख रहा है, एक ग्लो दिख रहा है, तो उस ग्लो की विड्थ कितनी होगी इसका मुझे अभी तक फार्मूला मिला नहीं। अब मिलेगा, थोड़ा ध्यान से सुना। फ्रॉम मेन इक्वेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, उधर लिखा था याद है ना? तो बताइए बेटा, पाथ डिफरेंस का हमने कौन सा फार्मूला याद किया था? मेन इक्वेशन वही वाला, डेल्टा एल कैन बी रिटन एज y इनटू छोटा d अपॉन। अब देखिए बच्चों, सर का टारगेट क्या है? सर को यहाँ पे y चाहिए, yn चाहिए। yn का मतलब क्या है? y इज नथिंग बट किसकी विड्थ बेटा? ब्राइट फ्रिंज की विड्थ।
n मींस 1 टाइम से n टाइम्स अब नंबर चेंज करते जाइए, सीरीज आगे क्या होगी कंटिन्यू। मतलब सर का टारगेट क्या है, सर को चाहिए y या yn। अभी थोड़ी देर पहले सर ने आपको बताया था डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है n इनटू लैम्डा। क्या मैं पुट कर दूं नीचे, तो देखिए n इनटू लैम्डा कैन बी रिटन एज राइट साइड क्या है y ऑफ n इनटू स्मॉल d अपॉन, सर का टारगेट ये है राइट साइड को इधर लेके आए, लेफ्ट साइड को इधर लेके जाइए, yn into small d upon capital D can be written as n into lambda। सर का टारगेट क्या है, yn can be written as n into lambda into, बच्चों ये टर्म आगे जा रही है ना, तो बड़ा d किधर जाएगा, छोटा d किधर जाएगा। इसको परफेक्टली लिखा कैसे जाता है ऐसे, yn is nothing but, इसको रीड कैसे करना है, व्हाट इज बाय yn, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की विड्थ किसकी, किसका फॉर्मूला मिलता है n टाइप्स ऑफ लैम्डा इनटू बड़ा d अपॉन, मैंने बोला था ना वहां पे, नेक्स्ट फॉर्मूला मुझे ऐसा मिलने वाला है जिसमें बड़ा d ऊपर जाएगा तो छोटा d नीचे आएगा। बच्चों ये विड्थ है, विड्थ इज ऑलवेज मेजर्ड इन। तो बताइए बेटा ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, तो नंबर कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एक्सेट्रा। लैम्डा मतलब उसकी वेवलेंथ, इसको आप पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हो ना समटाइम्स। कैपिटल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, और डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन। अगर आप पाथ डिफरेंस का फार्मूला याद रख रहे हो तो छोटा डी ऊपर लीजिए, अगर उसी का फार्मूले को आप विड्थ में कन्वर्ट कर रहे हो तो बड़ा डी ऊपर लीजिए। अंडरस्टैंड। yn मींस डार्क को कैसे पहचानोगे, yn ही लिखना है, सिर्फ उसके ऊपर डैश देना है। डैश नहीं है मतलब वो ब्राइट फ्रिंज है, डैश होगा तो अंडरस्टैंड। यस सर। फर्स्ट यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से आपने ये लिखा है ऑलरेडी, यहां से स्टार्ट। अगर आपको n लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। n का मतलब है फॉर nth सीरीज, नंबर चेंज होते जाएगा ना भाई। यस सर। यहाँ से चेंज आपको बोला जाता है न्यूमेरिकल में कि आपको 7th नंबर के ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालना है कि तो कौन से नंबर के, तो आपको क्या करना है y7 लिखना है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, एक्चुअली 7 नहीं आता, वो इवन नंबर आता है, समझ रहे हो। न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो ब्राइट फ्रिंज हो गया। नेक्स्ट small b, small b, consider a dark fringe is to be obtained, small b second, अभी मोटो नंबर 2 ही चल रहा है। consider क्या लिखा आपने, consider a dark fringe is to be obtained। कौन बताएगा बच्चों, डार्क फ्रिंज में जो सीरीज होती है वो 2n टाइम्स होती है 2n माइनस 1। नेक्स्ट लाइन, ऑन अ स्क्रीन द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज, कौन बताएगा, इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल, is odd multiple of
इज ऑड मल्टीपल ऑफ, कौन बताएगा, लैम्डा या लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। बस बात खत्म, स्टॉप राइटिंग फॉर 2 मिनट, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। इधर देखिए, इधर सर ने डेल्टा एल लिया था, इधर भी लिया डेल्टा एल, इधर इवन मल्टीपल था इसलिए 2n था ना, यस और नो। तो इधर क्या होगा, 2n या 2n माइनस 1, लैम्डा लैम्डा बाई 2, 2 कैंसिल होगा, अब नहीं होगा, उसको वैसे का वैसा। इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, चेंज करना है क्या इसको, तो इसको उठाइए और कहाँ पे पुट कीजिए, मेन इक्वेशन, पुट इन मेन इक्वेशन ऑफ पाथ या पाथ डिफरेंस। चलो फिर मेन इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पटक देते हैं, डेल्टा एल कैन बी डिफरेंस, देखो भाई क्या था, y into small d upon capital D। सर एक चेंज करने वाले हैं, yn लिखेंगे, yn डैश, डैश है मतलब ये डार्क फ्रिंज है, डैश नहीं है मतलब वो क्या है, डैश क्यों दिया मैंने, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, समझ रहे हो, यस सर। तो यहाँ पे उठाइए, यहाँ पे पटक दीजिए इसको, इट कैन बी डन एज 2n minus 1 into lambda by 2 कैन बी डन एज yn का डैश into capital D upon small d। सर को ये चाहिए, राइट साइड गोज टू लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड गोज टू राइट साइड, 2n minus 1 into lambda by 2। सर को सिर्फ yn डैश चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है, yn डैश कैन बी डन एज 2n minus 1 जैसे का lambda by 2 जैसे का, तो जो ये आगे जाके सीधा आगे जाएगा रिवर्स होगा, स्मॉल d ऊपर जाएगा तो कैपिटल D नीचे आएगा। कुछ उल्टा हुआ क्या? ये सर वापस सेकंड स्टेप। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सूर में सूर मिला ही है ना ये ऊपर कैपिटल D तो नीचे ये मिल गया सर को। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला किसका, डार्क, किसका, फार्मूला याद कैसे करना है मैं आपको एक हिंट बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो, इस फार्मूले को याद मत कीजिए, फार्मूला कैसे याद करना है, इवन मल्टीपल था ना, यस सर। तो n आएगा 2n रहेगा, लैम्डा है लैम्डा बाई 2, बाद में 2 क्या हुआ, बड़ा d ऊपर तो छोटा d हो गया यार, इधर 2n है 2n minus 1, लैम्डा बाई 2 इधर भी था, इधर भी, ऊपर बड़ा d अपॉन छोटा d, समझ रहे हो, यस सर। फॉर अप टू सैटरडे, और आपके जो 3 पेपर पेंडिंग है उसका रिजल्ट मंडे, 2 पेपर हुए अच्छे, जाते वक्त दे दूंगा। थोड़ा फास्ट लिखिए प्लीज। डैश क्यों दिखाना है क्यों नहीं दिखाना ये तो पता चला ना, डैश विच शोज द सिंबल फॉर डार्क फ्रिंज, अगर डैश नहीं होगा देन इट शोज द सिंबल फॉर ब्राइट। मोटो नंबर 2 हो गया, फार्मूला याद हुआ मेरे साथ, इधर देखिए मेरे तरफ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ विड्थ इन ब्राइट फ्रिंज, yn is equals to 2n into lambda by 2 into capital D upon small d। Same formula for dark fringe, yn dash can be written as 2n minus 1 once again lambda by 2 capital D upon small d। मोटो नंबर 3, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मोटो नंबर 3, मोटो नंबर 3 डायरेक्ट लिखना है, मैं अगर आप सॉल्व भी करोगे ना तो आपका आंसर सेम ही मिलने वाला है। मोटो नंबर 3 में सर ने ये बताया था, सुनिए कि बेटा जितनी जगह ब्राइट के लिए लगने वाली है उतनी जगह इन बोथ केसेस आप किसी भी न्यूमेरिकल को किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, जगह सेम लगेगी या डिफरेंट,
जगह सेम, अगर जगह सेम लगेगी तो दोनों केसेस में फार्मूला भी क्या होगा, सेम है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लाइन, इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इन इंटरफेरेंस पैटर्न in interference pattern, it's conclude that in interference pattern, it's conclude that next line, the width of bright and dark fringe, बहुत important conclusion है, the width of bright and dark fringe on a screen on a screen is remains same, is remains same। अगर किसी को मुझ पे भरोसा नहीं है तो घर पे जाके एक छोटा सा कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए। इधर देखिए, अगर ब्राइट फ्रिंज होगा तो ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला y होता है ना, इतना तो पता है ना। चलो सिर्फ y लेता हूं मैं, तो यहाँ पे होगा y या y डैश, y का फार्मूला आता है yn+1 माइनस y। शायद आपको नहीं समझा होगा, ध्यान से सुनिए। बड़े वाले से छोटे वाले को क्या कीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा ना, समझो वो x मिला, क्या मिला, x। सेम फार्मूला किसके लिए यूज करना है, y या y डैश, फार्मूला बनेगा yn+1 का डैश माइनस ओनली yn डैश। मतलब बड़े में से छोटे का फार्मूला माइनस कीजिए ब्राइट के लिए, वंस अगेन बड़े में से छोटा माइनस फार्मूला माइनस कीजिए किसके लिए, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा इन बोथ केसेस कंक्लूजन आपको क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलता है, क्योंकि दोनों में लगे वाली जगह स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट नहीं है। अंडरस्टैंड? कंक्लूजन क्या मिला, पहला कंक्लूजन मुझे मिला डेल्टा एल का, दूसरा कंक्लूजन मुझे दो अलग अलग फॉर्मूलेज मिले, किस किस के, ब्राइट फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज के, विड्थ के, और कंक्लूजन नंबर 3 में मुझे ये मिला, इन बोथ केसेस ऑन द स्क्रीन द विड्थ इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका है मोबाइल, इसका देशभक्ति जागा होगी। ये कॉपी करना है फास्ट, कीप क्वाइट, जस्ट कॉपी दैट। थोड़ा फास्ट कीजिए बच्चों। कॉपी किया सबने? कंक्लूजन गिव अ स्टार। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी लिखना है। कंक्लूजन के चारों भी फॉर्मूले मेरे साथ याद करने हैं अभी के अभी। कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन हमें मिले थे, एक्चुअली 3 ही कंक्लूजन मिले थे। मैं ब्राइट और डार्क को अलग अलग लिखने वाला हूँ, चलेगा? नंबर 1 पाथ डिफरेंस। स्किप 2 लाइंस, फार्मूला लिखने के लिए जगह छोड़िए, 2 या 3 लाइन छोड़ दीजिए, 3 लाइन छोड़ दीजिए। नंबर 2 विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, 3 लाइन स्किप कीजिए। नंबर 3 विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। लास्ट नंबर 4, नंबर 4 को साइड में स्टार दीजिए, क्योंकि नंबर 4 एक्स्ट्रा में बता रहा हूं मैं आपको, बुक में नहीं आपके। नंबर 4 एवरेज फ्रिंज विड्थ, एवरेज का मतलब समझ रहे हो? हाँ, एवरेज फ्रिंज विड्थ
और आपको एक मोटो वैसे ही पता है, इन बोथ केसेस विड्थ को लगने वाली जगह क्या होती है, सेम। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, फार्मूला मेरे साथ याद कीजिए। सबसे पहला फार्मूला क्या था बच्चों, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा है, डेल्टा एल। सबसे पहले क्या लिया था सर ने, डेल्टा एल का फार्मूला में सबसे पहले y स्मॉल डी अपॉन यूनिट विड्थ। सेकंड फार्मूला किसकी विड्थ है बच्चों, चेक कीजिए ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला y या yn, yn can be written as 2n times of lambda by 2 into capital D upon small d। बाद में मैंने 2 2 क्या किया, yn can be written as n into lambda into capital D upon unit is meter। कुछ याद आ रहा है? तीसरा फार्मूला कौन से फ्रिंज के लिए था, डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला yn डैश तो n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 बड़ा डी अपॉन। चौथा फार्मूला मेरे लिए नया है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। आपको क्या निकालना है बच्चों, एवरेज फ्रिंज या फ्रिंज विड्थ। एवरेज फ्रिंज विड्थ का अगर कोई आपसे फार्मूला पूछता है तो उसके W बताइए, W का मतलब फ्रिंज विड्थ एवरेज। अगर एग्जाम में या न्यूमेरिकल में मेंशन ही नहीं है कि दी वाली विड्थ किसकी है, ना ब्राइट की है ना, तभी ये फार्मूला पुट करना। तो W का फार्मूला आपको मिलता है लैम्डा इनटू बड़ा डी अपॉन यूनिट इज मीटर। यहाँ पे सर ने n लिया ही नहीं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे कंफर्म पता ही नहीं है कि वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल। समझ रहे हो? कॉपी दैट। यस डार्क फ्रिंज के फार्मूला में लैम्डा बाय 2 थे। हाँ सॉरी, ये लैम्डा बाय 2 है, गलती से लैम्डा बाय 2 हो गया। इट्स लैम्डा बाय 2। हाँ कॉपी किया सबने, आगे बढ़े। गिव अ स्टार IMP, क्योंकि ये कंपैरिजन पूछा जाता है एग्जाम में। कंपैरिजन रट्टा नहीं मारना है, जिस बंदे को इंटरफेरेंस पैटर्न पता है वो कंपैरिजन आराम से कर सकता है। स्टार कंपैरिजन बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको करना है कंपैरिजन, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बताऊंगा। कंपैरिजन बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, C&D टाइप पता है ना, याद रखिए वो चाहे समझ लीजिए C&D। आप एक ने चीज ऑब्जर्व की, इस चैप्टर में ना दो टाइप ही बनते जा रहे हैं। लाइट के भी दो टाइप थे, अनपोलराइज्ड लाइट। इस चैप्टर में भी दो टाइप, कोहेरेंट एंड फ्रिंजेस के दो टाइप बन गए, साइकिल के भी दो टाइप बन गए, तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस के भी, डिफ्रैक्शन के भी दो टाइप। तो आपको कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, मेक अ 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स बनाइए फ्री हैंड। आप कंपैरिजन बताइए 1 बाय 1। फ्री हैंड 2 कॉलम बनाइए, घर पे जाके स्केल से उसको बॉक्स में कन्वर्ट कीजिए। मेरे तरफ देखिए, हिंट देता हूं। कंपैरिजन नंबर 1, इधर देखिए, कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस कैसे बनता है, ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ क्रिस्ट क्रिस्ट लिखना पड़ेगा ना। कंपैरिजन नंबर 1, इट इंड्यूस्ड ड्यू टू। अब ये पूरा नहीं लिखना है कि इसका और उसका इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट वो सिंबल में लिखिए। नेक्स्ट लाइन में क्रिस्ट प्लस क्रिस्ट, नेक्स्ट लाइन में ट्रप प्लस ट्रप। लिख पाओगे? अरे कल ही तो लिखा था भाई। इट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू, नेक्स्ट लाइन क्रिस्ट प्लस क्रिस्ट, नेक्स्ट लाइन ट्रप प्लस ट्रप। अपोजिट में क्या लिखना है पता है? इट इंड्यूस्ड ड्यू टू क्रिस्ट प्लस ट्रफ, नेक्स्ट लाइन ट्रफ प्लस क्रिस्ट। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन है सबके लिए। बच्चों मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम है इंटेंसिटी को बढ़ाना, इसका काम है इंटेंसिटी को सुनिए कितने वेवफॉर्म्स थे दो वेवफॉर्म क्या हो रहे थे ऐड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेवफॉर्म ऐड होती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो फार्मूला क्या मिलेगा AR = A1 + A2 बोलो आया ना पर अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाते हो तो ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है डार्क मतलब लाइट मिलेगी वेवफॉर्म मिलेगी तो बेटा A1 + A2 हो गया A1 - A2 समझ रहे हो ना कहने का इंटेंशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सम होता है किस का सम होता है A1 एंड और अपोजिट में सम होता है डिफरेंस होता है ये A1 A2 है क्या A1 का मतलब है पहले साइकिल का एम्पलीट्यूड A2 का मतलब है समझ पा रहे हो सिंपल है कंस्ट्रक्टिव में ऐड करना है तो डिस्ट्रक्टिव में नेक्स्ट है नंबर 2 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज सम मतलब एडिशन हाँ resultant amplitude is sum of A1, A2 बराबर A1, A2 नेक्स्ट लाइन में फार्मूला लिखिए AR का AR = what is by AR resultant amplitude AR = A1 + A2 घबराइए मत आप कैपिटल A लिखिए स्मॉल a लिखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा AR = A1 + A2 अपोजिट में कौन बताएगा क्या आएगा सम के जगह पे डिफरेंस और प्लस के जगह पे लिखिए फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द डिफरेंस ऑफ A1, A2 नेक्स्ट लाइन AR = A1 - A2 लिखा सबने बस दो ही कंपैरिजन थे क्या और क्या कंपैरिजन थे बताइए कौन मैक्सिमम इंटेंसिटी बना रहा है और कौन मिनिमम नंबर 3 इट इंड्यूसेस मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपोजिट मैक्सिमम की जगह पे बस मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कौन सा फ्रिंज बना रहा है बराबर ना नेक्स्ट इट इंड्यूसेस ब्राइट फ्रिंज अपोजिट इट इंड्यूसेस अ डार्क फ्रिंज सुनिए एक कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूं कहां पे साइकिल मिलती है और कहां पे नहीं मिलती कंस्ट्रक्टिव में साइकिल मिलती है क्योंकि सच्ची में लाइट होती है डिस्ट्रक्टिव में साइकिल मिलती नहीं नेक्स्ट कंपैरिजन साइकिल इज ऑब्टेन्ड अपोजिट नो लाइट समझा अरे लाइट ही नहीं होगी तो साइकिल कहां से होगी भाई नो लाइट कितने कंपैरिजन हुए लास्ट इट्स पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल इट्स पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल अपोजिट बताना जरूरी है अपोजिट इट प्रोड्यूसेस सॉरी इट्स पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल बस हो गए कितने कंपैरिजन हो गए अंडरस्टैंड स्टार्ट कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ये क्वेश्चन मार्च 2014 में पूछा गया है एक ही बार अभी तक का क्वेश्चन बहुत इजी है लिखिए साइड में मार्च 2014 2 मार्क्स 2 मार्क का क्वेश्चन है मैंने आपको बोला क्वेश्चन बहुत इजी है सुनिए पहले आई मीन लिखिए कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग लिखिए अथंग कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग गुड इंटरफेरेंस पैटर्न इसका आंसर आपको बताना है कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग गुड इंटरफेरेंस पैटर्न इसका मीनिंग क्या है कौन बताएगा
अगर आपको बहुत ही खतरनाक तगड़ा या अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे दिखना है या दिखाना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब गुड्डे सर क्राइटेरिया पूछ रहे, याद आया कुछ क्राइटेरिया मैंने सबसे पहले बताए थे ना, चलो फिर 1 by 1 क्राइटेरिया बताइए, उसी को कंडीशंस बोला जाता है। सबसे पहले सोर्स कौन सा होता है, लिखिए फिर नंबर 1, 2 sources must be coherent, बराबर क्या, हाँ हम मन से कुछ नहीं लिख रहे, जो हमें आता है वही लिख रहे हैं हम। 2 sources must be coherent। अब कोहेरेंट क्या होता है ये मत पूछिए, कोहेरेंट मतलब ऐसा सोर्स जिसमें से निकलने वाला एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो। बच्चों इंटरफेरेंस अगर आपको अच्छा चाहिए तो दोनों ही कोहेरेंट सोर्सेस का स्लिट बहुत दूर होना चाहिए, नजदीक। नंबर 2, 2 slits are closer to each other, closer मतलब नजदीक। Two slits are closer to each other, बराबर ना। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको इंटरफेरेंस तगड़ा चाहिए तो दोनों में से निकलने वाली लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए ना, मोनोक्रोमेटिक। नंबर 3, 2 sources lights must be, 2 sources lights must be monochromatic। मोनोक्रोमेटिक का दूसरा नाम है वाइट रेडिएशन, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट, पूछा था मैंने डेफिनेशन में टेस्ट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। 2 sources of light must be, नंबर 4, 2 waves of, दोनों लाइट में से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। 2 waves of same amplitude, 2 waves of same amplitude, कितने हुए, नंबर 5, इंटरफेरेंस अगर आपको अच्छा दिखना है तो स्क्रीन नजदीक होनी चाहिए दूर, स्क्रीन नजदीक या दूर, दूर होनी चाहिए, ज्यादा नजदीक नहीं। किसके कंपैरिजन में, y के कंपैरिजन में, स्मॉल d के कंपैरिजन में स्क्रीन दूर होनी चाहिए ना। हाँ लिखिए फिर नंबर, स्क्रीन इज अवे फ्रॉम द स्लिट, स्क्रीन इज अवे फ्रॉम द स्लिट। इसलिए तो थिएटर में जाने के बाद कभी देखिए ये जो प्रोजेक्शन होता है ना बहुत पीछे से होता है, पता है ना। अब जितना पीछे से भेजोगे जितना स्क्रीन दूर होगी उतना पर्दा बड़ा होता जाएगा ऐसे, पर जितना आप दूर भेजोगे उतनी ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए परफेक्ट डिस्टेंस होता है उसका। कितने हो गए। और एक इंटरेस्टिंग बात, बच्चों जो स्लिट होता है ना, स्लिट में ड्रिल किया जाता है ना, ड्रिल बहुत बड़ा होना चाहिए क्या, परफेक्ट इंटरफेरेंस के लिए बड़ा होना चाहिए, छोटा। नेक्स्ट, 2 slits must be narrow, narrow मतलब बहुत ही छोटे। 2 slits must be narrow, कितने नैरो बताओ, आपके जो पेन के आगे की टिप्स है ना उतने, सिर्फ उतने, परफेक्ट इंटरफेरेंस देखना है। 2 slits must be narrow। लास्ट नंबर 7, 2 waves should be in, 2 waves should be in same state of polarization, same state of polarization, same state मतलब एक ही फेज में होनी चाहिए। बेटा पोलराइजेशन का स्टेट मतलब अगर एक पोलराइज लाइट है तो दूसरी भी पोलराइज ही होनी चाहिए, एक अनपोलराइज दूसरी पोलराइज चलेगा नहीं। कुछ दिमाग में जा रहा है। स्टार, ये इंटरफेरेंस का लास्ट बिट है जो हमें अभी लिख के दे रहा हूं। Give a star. Output waveform structure of, output waveform structure of, structure of interference pattern, इसका आंसर क्या है, कौन बताएगा। हाँ वो डैम्पिंग वेव ड्रॉ करनी है। सुनिए इसमें 3 कंसेप्ट छुपे हैं, ध्यान से सुनिए। सेंट्रल मैक्सिमा, बच्चों में नीचे जा रहा हूँ, नीचे
सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। अब बच्चे कुछ लोग दिमाग लगाते हैं टर्चरी, टर्चरी नहीं आता उसमें, सिर्फ सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा बच्चों इंटेंसिटी कम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शेड सेंटर में होता है, साइड में नहीं होता। मतलब एक ही बीट बचा है, ये बीट खत्म होने के बाद आपका डिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, इंटरफेरेंस भी खत्म होगा। अंडरस्टैंड? होमवर्क, ये वेवफॉर्म मैं ड्रॉ करूंगा, आप राइट डाउन होमवर्क। इस वेवफॉर्म के लिए ना इतनी जगह छोड़ दीजिए क्योंकि इसके नीचे भी लिखना है मुझे, और ये वेवफॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, यार पहले ही क्लियर कर रहा हूं मैं। अब लिखिए होमवर्क, कंपेयर कंपेयर कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। ये घर पे जाके सॉल्व करना है, इसको पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। कंपेयर कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। नंबर 2 सेकंड होमवर्क, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा है, स्टेट बोर्ड में नहीं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंटरफेरेंस फिनोमेनॉन। डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंटरफेरेंस फिनोमेनॉन by Young's double slit experiment. By Young's double slit experiment. कुछ समझा क्वेश्चन का मीनिंग? आपको वो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है।